देखिए R1 स्क्वायर इज इक्वल टू, कैसे ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं ज़रा ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बोलिए, a स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी माइनस 2pq कॉस सी माइनस 2pq कॉस सी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस मिल करके प्लस 2qr कॉस बी कॉस सी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2pr कॉस बी। ठीक, इस पे आइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलिए, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर सी प्लस ठीक, फिर देखिए दिस इम्प्लाइज दैट R1 स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर सी, क्यू स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, आर स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1, ये केवल क्या बचेगा आर स्क्वायर। इस टर्म को हम ऐसा सच उतार रहे हैं, माइनस 2pq कॉस सी माइनस 2pr कॉस बी, इसको और इसको देखिए प्लस 2qr, ठीक, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, क्लियर है, मिलेगा आपको कॉस बी प्लस सी। ठीक, फिर देखिए दिस इम्प्लाइज दैट R1 स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2pq कॉस सी माइनस 2pr कॉस बी। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 के बराबर होता है। इस कंडीशन में कॉस बी प्लस सी की वैल्यू आप निकालोगे तो आपको मिलेगा कॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस ए। ठीक, कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, है ना, 180 है, क्या आएगा माइनस 2qr कॉस ए। कोई डाउट यहाँ तक में? आगे देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट R1 स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल रखे होंगे, देख के बताइए, अभी जस्ट निकाला है PQR की वैल्यू, मिली? बोलिए पी स्क्वायर की वैल्यू AL अपॉन 2 डेल्टा, है ना, A स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा स्क्वायर, Q स्क्वायर की वैल्यू B स्क्वायर M स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा स्क्वायर, R स्क्वायर की वैल्यू C स्क्वायर N स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? यहाँ देखिए ऋतिक, 2 P की वैल्यू AL अपॉन 2 डेल्टा, Q की वैल्यू BM अपॉन 2 डेल्टा, कॉस C का मान आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए,
सिंस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, दिस इम्प्लाइज कॉस b प्लस सी कॉस पाई माइनस। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू आपने पढ़ी थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। कुछ याद आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री में? कॉस ए की वैल्यू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये वैल्यूज़ होती है, नहीं पढ़ा है तो याद रखिएगा। ठीक है, इसको देखिए -2 p की वैल्यू ए एल अपॉन 2 डेल्टा, r की वैल्यू सी एन अपॉन 2 डेल्टा। ठीक है, कॉस b है, b के लिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ठीक है, -2 q की वैल्यू बी एम अपॉन 2 डेल्टा, r की वैल्यू सी एन अपॉन 2 डेल्टा, कॉस ए की वैल्यू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक, फिर देखिए दिस इम्प्लाइज दैट r1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 डेल्टा स्क्वायर 4 डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, 2 और 2 4 डेल्टा स्क्वायर, 2 और 2 4 डेल्टा स्क्वायर, 2 और 2 4 डेल्टा स्क्वायर बाहर कर दे रहे हैं। 1 अपॉन 4 डेल्टा स्क्वायर को हमने बाहर कर दिया। ठीक है, ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एन स्क्वायर। यहाँ देखिएगा माइनस ए बी 2ab कैंसल, क्या मिलेगा आपको? केवल और केवल एल एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2ac ये बाहर एल एन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस एम एन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, अब एक काम करिए, ए स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक साथ, बी स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक साथ, सी स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक साथ छाटिए। क्यों? क्योंकि जो आपको प्रूफ करना है उसमें देखिए समेशन ए स्क्वायर लिखा होगा। समेशन ए स्क्वायर का मतलब होता है कि जैसा टर्म ए स्क्वायर के लिए आया है प्लस वैसा ही टर्म बी स्क्वायर के लिए आएगा प्लस वैसा ही टर्म सी स्क्वायर के लिए, क्योंकि समेशन का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, चलिए लिखवाइए। दिस इम्प्लाइज दैट r1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 डेल्टा स्क्वायर। चलिए ए स्क्वायर के टर्म्स को छटवाइए। ए स्क्वायर बोलिए एल स्क्वायर माइनस एल एम माइनस एल एन प्लस एम एन लास्ट से। ठीक है ऋतिक? ठीक, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर के टर्म्स को छटवाइए। बी स्क्वायर के टर्म्स को छाटेंगे तो एम स्क्वायर, बी स्क्वायर के टर्म्स को छाटेंगे तो माइनस एल एम, बी स्क्वायर के टर्म्स को छाटेंगे माइनस माइनस मिल करके प्लस एल एन, बी स्क्वायर के टर्म्स को छाटेंगे माइनस एम एन। ठीक, सी स्क्वायर के टर्म को छटवाइए। सी स्क्वायर बोलिए एन स्क्वायर, एन स्क्वायर सी स्क्वायर का प्लस एल एम, सी स्क्वायर का माइनस एल एन, सी स्क्वायर का माइनस एम एन। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट r1 स्क्वायर, देखिए जो प्रूफ करना है वो फैक्टर के फॉर्म में होगा, है ना। ए स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होगा एल माइनस एम एल माइनस एन, मतलब फैक्टर किया गया है। ठीक है ऋतिक? देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर फैक्टर हम यहाँ करके दिखा रहे हैं आपको। इन दोनों में से क्या कॉमन होगा? एल, क्या बचेगा? चलिए कर दे रहे हैं। एल कॉमन, क्या बचेगा? एल माइनस एम। इसमें से क्या कॉमन होगा? माइनस एन, माइनस एन क्या आएगा? एल माइनस एम। ठीक है ऋतिक? प्लस बी स्क्वायर। ठीक, चलिए फैक्टर कराइए। m क्या बचेगा? m माइनस एल। इसमें से क्या कॉमन लेंगे? माइनस
n क्या बचेगा m माइनस l, ठीक, प्लस c स्क्वायर, बोलिए फैक्टर, इन दोनों को ले लीजिए, n माइनस l, इन दोनों में से माइनस m कॉमन, n माइनस l, ठीक। दिस इम्प्लाइज दैट r1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में a स्क्वायर, बोलिए l माइनस m l माइनस n प्लस b स्क्वायर m माइनस l m माइनस n प्लस c स्क्वायर n माइनस l n माइनस m। सब टर्म एक जैसे दिख रहे होंगे, समेशन के फॉर्म में लिखेंगे, मिलेगा r1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा स्क्वायर, समेशन का मतलब होता है सेम टर्म जोड़ करके लिखना, a स्क्वायर l माइनस m l माइनस m, ठीक है, क्लियर है। समेशन का मतलब इतने के बाद प्लस b स्क्वायर, b के लिए m आता है तो m माइनस l m माइनस n, प्लस c स्क्वायर, c के लिए n आता है तो n माइनस l n माइनस m, ठीक है। उतारिए। जब आप लोगों का कॉलेज खुलेगा तो मेरे कहने पे एक काम करिएगा, जो आपके आसपास वाले दोस्त यार होंगे ना, उनको कुछ बोलिएगा मत, बस बैठ करके ज़रा सा उनसे डिस्कस करिएगा, आपको अंतर पता चल जाएगा कि आप क्या पढ़े, सामने वाला क्या पढ़ा। हम अपनी पढ़ाई हुई चीज़ को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं, क्योंकि हमने बहुत छोटी सी उम्र में बहुत नाम कमाया था, इसलिए कमाए थे क्योंकि हम अपने काम के प्रति बहुत ऑनेस्ट हैं। हम उतना आपको डिलीवर कर देते हैं जितना आपको चाहिए, प्लस जितना आपके लिए आगे के लिए ज़रूरत है। तो हम अपने आके बच्चों को यही कहते हैं, बस कुछ मत करिए, अपने साथ वालों के साथ बैठ करके ना ज़रा सा जो थोड़ी बहुत चीज़ें हम आपको एक्स्ट्रा बताते हैं, जैसे मूवमेंट कैसे लिया जाता है, ठीक है, कैसे मूवमेंट ज़ीरो होता है, ये 2-4 चीज़ें बस डिस्कस करिएगा उनके साथ, आपको अंदाज़ा लगेगा वो कहाँ है और आप कहाँ हैं, ये आप खुद जज करके देखिएगा, क्योंकि कहीं नहीं पढ़ाया था। हम भी पढ़े, हमने कई साल लोगों के साथ पढ़ाया, उसके बाद हमने पढ़ाया, तो बच्चे अंतर फील करते हैं। तो ज़रा बस इतना टेस्ट करिएगा, आपको पता चल जाएगा कहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। उतारिए। हाँ, श्योर। कॉस, किसी भी ट्रायंगल में कॉस ए की वैल्यू a है तो a वाला टर्म नेगेटिव होता है, ठीक है। तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc, इसको आज जाके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में देखिएगा। बता रहे
अब जब अगले टर्म पे आइएगा ना, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी आपका यहाँ ख़त्म हो गया होगा, इसके बाद से नहीं होगा। कॉस सी, एंगल हमेशा कैपिटल लिखते हैं, फिर जब वैल्यूज़ पुट कर दिए तो ये स्मॉल सी साइड्स है ए बी सी। अब अगले टर्म पे जब आइएगा तो बुक लेकर आइएगा अपनी, ठीक है? हाँ, लाएंगे नहीं, आज नहीं, हमको बुक से डिस्कस करना रहेगा, बुक लेकर के आइएगा। ख़त्म कर लिया जाए ना ये चैप्टर। इसको पढ़ाने में इधर में तो भाई हम रेगुलर पढ़ाए तो हो गया, अब रेगुलर नहीं, अब तो टाइम टेबल से चलेगा। ये जो पूरा चैप्टर आप देख रहे हैं उसको पढ़ाने में 2.5 महीना 3 महीना लगता है किसी भी सेंटर में, क्योंकि वहाँ पे आपको केवल 2 घंटा पढ़ाना होता है, हफ्ते में 2 टर्न मिलता है, यही पैटर्न होता है। यहाँ पे चूँकि चल गया ये, तो ये ख़त्म हो गया। अब आप समझ लीजिए आप बहुत बड़ा एक सेक्टर ख़त्म कर लीजिए। अब इसके बाद के चैप्टर्स बड़े नहीं हैं, यही सबसे गंदा, सबसे बड़ा, सबसे कठिन चैप्टर है। सही बता रहे, बच्चे और टीचर दोनों पढ़ाना नहीं चाहते और पढ़ना नहीं चाहते। केवल इसकी वजह से लोग स्टैटिक्स बाद में पढ़ाते हैं कि कौन इसमें मत्था मारेगा, केवल इसकी वजह से। बाकी तो अब सब ठीक है। हम पहले इसलिए पढ़ा दिए आप लोगों को कि रिवीजन का पूरा टाइम मिलेगा, वरना लोग ये एकदम अंत में पढ़ाते हैं हड़बड़ा के। अभी चलेगा 4-5 दिन और चलेगा, ये 3-4 घंटे का लेक्चर और होगा। जब कंसेप्ट क्लियर होता है तो मज़ा आता है, जब कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो सज़ा बन जाता है। हो गया भाई, हो गया, आपका हो गया? हाँ, लिखिए फटाफट, लिखिए, ख़त्म करिए। एक और क्वेश्चन लिखिए, बोले, लिखिए। आ यूनिफॉर्म बीम, BEAM, बीम मतलब खंबा। आ यूनिफॉर्म बीम ऑफ लेंथ 2A, ऑफ लेंथ 2A रेस्ट इन इक्विलिब्रियम against a smooth vertical wall. Against a smooth vertical wall and upon a peg, 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 peg मतलब होता है खूंटी। and upon a peg, 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 peg मतलब खूंटी। and upon a peg at a distance small b, at a distance small b from the wall, from the wall,
then show that the inclination of beam to the vertical is sin inverse b by a पे पावर 1/3। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपको स्टैटिक्स में 3 चैप्टर में मिलेगा, कोप्लेनर फोर्सेस, स्टेबल अनस्टेबल, और जस्ट इसके बाद जो हम चैप्टर शुरू करेंगे उसमें। ठीक है, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन फिक्स है आना, लेकिन आगे लिखा रहेगा कि किस चैप्टर के हिसाब से आपको इसको प्रूफ करना है। बाय द हेल्प ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, बाय द हेल्प ऑफ स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी, मतलब ये आगे मेंशन होकर के आता है। ठीक है, तो जिस चैप्टर के लिए मेंशन होगा उसी पैटर्न पे आपको उसको लगाना पड़ेगा। क्या कह रहा है पहले तो मतलब समझिए। कभी आप लोग पुरानी मील व्हील पे गए हैं, वहाँ आप देखते होंगे किसी भी पुरानी मील पर तस्वीरें ऐसे लटकती होंगी, या कहीं नहीं पुराने ऑफिसेस में चले जाइए, एडी बिल्डिंग जैसे तस्वीर लटकती है और यहाँ से धागा बांध करके उसको बैलेंस किया जाता है। ऐसे देखने में ऐसे लगती है तस्वीरें। यहाँ पे भी यही चीज़ कह रहा है, अगर मान लीजिए धागा हटा दें और ऐसे तस्वीर को रखा जाए तो तस्वीर गिर जाएगी। बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक रस्सी से बांध देते हैं जिससे ऐसे लटकी रहती है और ऐसे दिखती है ना। यहाँ पे भी क्या कह रहा है, ये कोई वर्टिकल वॉल है, दीवार है, ये हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल दीवार है, इस पे हमने एक रॉड को ऐसे रख दिया, खड़ी हो पाएगी, गिर जाएगी। ये वर्टिकल वॉल के सहारे ऐसे एक रॉड रखी हुई है, ऐसे रखी होती तब तो, ऐसे रखी होती तब तो खड़ी हो जाती, ऐसे रखी है, गिर जाएगी। ऐसे रखी है, गिर जाएगी। गिरने से रोकने के लिए कहा गया कि 2 खूंटी ली गई है ऐसे, इसको पेग नाम दिया गया। पेग, पेग का मतलब होता है खूंटी। A uniform beam of length 2a रेस्ट इन इक्विलिब्रियम अगेंस्ट अ स्मूथ वॉल। इस रॉड की लंबाई या इस बीम की लंबाई 2a है और ये वर्टिकल वॉल के सहारे रखी गई है, गिर जाएगी। इसीलिए आगे कहा है एंड अपॉन अ पेग एट अ डिस्टेंस स्मॉल बी फ्रॉम द वॉल। एक खूंटी ली गई है, खूंटी के सहारे, पेग के सहारे, जो कि वर्टिकल वॉल से स्मॉल सी डिस्टेंस पर है। ठीक है, पेग पी क्यू। पेग मतलब होता है खूंटी, मतलब यहाँ हमने खूंटी बांधी और उस खूंटी की लंबाई, खूंटी से भाई धागा बांध देंगे, उस खूंटी की लंबाई इस वर्टिकल वॉल से कितनी है, सी। ठीक, आगे कह रहा है देन शो दैट द इंक्लाइनेशन ऑफ बीम टू द वर्टिकल इज। इस बीम का वर्टिकल से जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, फिजिक्स पढ़े थे फर्स्ट ईयर में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ा है। किसी भी रॉड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होती है, उसके मिड पॉइंट पे। किसी भी स्क्वायर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होती है, उसके डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पे। तो अगर ये रॉड है तो इसका सारा भार इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे काम करेगा और इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं और नहीं बल्कि इसके मिड पॉइंट पर होगी, जिसको हम नाम दे रहे हैं जी का। इस पर इसका वेट काम करेगा। ठीक है, अब देखिए इतने डायग्राम में कोई दिक्कत आपको? चूँकि ये मिड पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी रही होगी, स्मॉल है। ये आपका ओरिजिन, इसको नाम दे रहे हैं एम का। डायग्राम क्लियर है?
कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, खूंटी को कहाँ ले सकती हैं? मिड में। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आप लेंगी तो उसमें क्वेश्चन में मेंशन होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे है। वो एक स्टैंडर्ड केस हो गया कि हमने खूंटी को मिड पॉइंट पे बनाया है। क्योंकि ऐसा सवाल में कुछ नहीं है तो या तो P नीचे होगा या तो P ऊपर होगा। अगर आप मिड पॉइंट पे लेंगी तो हम आपसे ये सवाल कर सकते हैं कि मिड पॉइंट पे ले रही हो तभी हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व हो रहा हो। ऊपर नीचे लेंगे तो ऊपर नीचे कहीं पे भी लेंगे इसका मतलब क्वेश्चन यूनिवर्सल है, सबके लिए सॉल्व होगा। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये सर्व समीकरण यूनिवर्सल है, थीटा के हर एक मान के लिए यही चीज़ आएगा। लेकिन अगर आप कहें साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 1, तो ऐसा संभव है कि वो केवल 30 डिग्री के लिए आएगा। ठीक है, तो यूनिवर्सलिटी दिखाने के लिए ये ज़रूरी है कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर ना लेकर के ऊपर या नीचे लिया जाए। ठीक, अब देखिए, चूँकि खूंटी यहाँ पर है, बहुत एक अच्छी चीज़ बता रहे, ध्यान से सुनिएगा। ये नीचे गिरने की कोशिश करेगी, खूंटी इसको ऊपर उठाने की कोशिश करेगी। तो जब किसी भी वस्तु के ऊपर किसी चीज़ से बांधा जाता है तो वहाँ रिएक्शन लगता है। रिएक्शन का मतलब, अभी मान लीजिए आप इनको एक थप्पड़ मारे, बर्दाश्त कर लेगी? उस एक्शन का तुरंत रिएक्शन देगी तो हो सकता है 2 थप्पड़ मार दें, है ना, हाथ पैर चलाने लग जाए, आँख बबूला हो जाए एकदम। तो हर एक्शन का रिएक्शन होता है। रॉड नीचे गिर रही है, ये इसको तान रही है, तो नीचे गिरने का रिएक्शन होगा। एक्शन कहाँ हो रहा है? नीचे, तो रिएक्शन उसके ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट मतलब ऊपर, और हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये आज से शुरू होगा, किताब के अंत तक आएगा। रॉड नीचे गिरेगी, एक्शन, रिएक्शन कहाँ होगा? ऊपर, और हमेशा परपेंडिकुलर होगा। हमेशा रिएक्शन हमेशा कहाँ लगता है? परपेंडिकुलर। ठीक, नीचे मिला दिया यहाँ पर। फिर देखिए, रॉड जब नीचे गिरेगी, सोचिएगा, एज्यूम करिएगा, नीचे गिरती है तो ये पीछे भागता है। ऐसे है, गिरती है तो ये क्या होता है? देखिए, कोनी देखिएगा मेरी, पीछे भागता है। गिरेगी तो ये कहाँ भागेगा? पीछे। तो दीवार का रिएक्शन कहाँ होगा? आगे। इस रॉड पर 2 टचिंग पॉइंट था, एक ये पॉइंट टच कर रहा था, एक ये पॉइंट टच कर रहा था। तो टचिंग पॉइंट पे हमेशा एक्शन का क्या होगा? रिएक्शन। नीचे गिरेगी, रिएक्शन परपेंडिकुलर, नीचे गिरेगी तुरंत ये घिसकेगा पीछे, तो रिएक्शन आगे। ये भी कैसा होगा? परपेंडिकुलर। ये दीवार की वजह से है, इसलिए दीवार के परपेंडिकुलर। ये इसकी वजह से है, इसलिए इस पेग के परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखिए, एक राइट बना लीजिए पहले डायग्राम। इस रॉड को नाम दे रहे हैं हम AB का। AB कोई रॉड है। ज़रा देखिएगा, क्वेश्चन में ये C नहीं दिया है, ये B दिया है। एट अ डिस्टेंस स्मॉल b फ्रॉम द वॉल, देखिएगा, है ना।
क्लियर है? रॉड थी, रॉड वर्टिकल वॉल के सहारे थी, गिर रही थी, खूंटी लगाई गई, रॉड पे दो चीज़ का टचिंग पॉइंट हो गया, एक वॉल का हो गया, एक पैग का हो गया। गिरेगी, पीछे हटेगी, रिएक्शन आगे, गिर रही है इसलिए रिएक्शन ऊपर। रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। लिख लीजिए थोड़ा सा इसमें, लिखिए लेट अस कंसीडर AB is a rod, AB is a rod of length 2A whose one end capital A, whose one end capital A is in contact with the vertical wall, is in contact with the vertical wall, comma SO, so that the reaction capital R is along AX direction, देख लीजिए, is along AX direction, is along AX direction। हो गया, फुल स्टॉप। लेट कैपिटल W be the weight of rod, let capital W be the weight of rod whose center of gravity is at the midpoint capital G। हो गया, फुल स्टॉप। लाइन चेंज करके लेट कैपिटल P be the peg, let capital P be the peg which is at the distance small b, from the vertical wall such that capital S be the reaction of the peg on the wall, जरा एक ब्लैक बोर्ड पे देखिए। क्वेश्चन पढ़ी, उसमें एक शब्द आया इक्विलिब्रियम, रेस्ट इन इक्विलिब्रियम पढ़ा। इक्विलिब्रियम की पहचान देख लीजिए, कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं इस पे? S पहला, R दूसरा, W तीसरा। इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम तीनों के तीनों एक ही पॉइंट से पास करेंगे, है ना। लिखिए लाइन चेंज करके, इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम
all the three forces capital R, capital S and W meets at a point capital M, meets MEETS, meets at a point capital M, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। साइन को इधर भेजेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू B/A पे पावर 1/3, ठीक। दोनों तरफ पावर में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू B/A। अगर ये मिल गया तो ये मिल जाएगा, ये मिल गया तो ये मिल जाएगा, ठीक। जरा ध्यान दीजिए। पहला राइट एंगल ट्रायंगल ये है क्या नाम है इसका? QPA, है ना। इन ट्रायंगल QPA वी गेट, जरा इससे साइन थीटा का मान निकलवाइए। परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। QP अपॉन हाइपोटेन्यूज 90, ये 90 AP, है ना, AP। दिस इम्प्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू QP का मान है B, AP का मान हमको पता नहीं है, ठीक। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 है ना, ये ठीक है। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल क्या नाम है इसका? PGM। एक सेकेंड लिखिए इतना। हो गया? देखिए ये 90 है ना, ये भी क्या होगा? 90। ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। 90 प्लस 90 माइनस थीटा, ये हमको पता नहीं है, इज इक्वल टू 180। 180 से ये कैंसिल, मतलब अननोन एंगल किसके बराबर होगा? थीटा। तो ये कितना हो गया? ठीक। इन ट्रायंगल PAM, इन ट्रायंगल PAM साइन थीटा इज इक्वल टू PAM साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर क्या है? AP अपॉन हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला कितना होगा? AM। ना हमको AP का मान पता है ना AM का पता है, ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक। सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल लिए थे, फिर ये वाला ट्रायंगल लिए हैं, ठीक। अब तीसरा ये वाला, ये एंगल बना लीजिए 90 थीटा, ये एंगल डायग्राम में बना लीजिएगा थीटा। बन गया। अब देखिए इसको, देखिए बड़े वाले में ये पूरा 90, ऋतिक ये पूरा 90, ये 90 माइनस थीटा,
तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा। ठीक, बनाइए इसको थीटा। इन ट्रायंगल GAM चलिए बनवाइए। ये रहा GAM, ठीक, ये थीटा है। साइन थीटा का मान, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब AM अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके सामने वाला AG। ठीक है ऋतिक, चूँकि G मिड पॉइंट था तो 2A का मिड पॉइंट निकालने के लिए उसको आधा करेंगे तो AM अपॉन A। ठीक, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तभी मल्टीप्लाई करने पर साइन क्यूब आएगा। साइन साइन साइन, ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, 2 and 3 कॉमा वी गेट। चलिए, साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा दैट इज इक्वल टू फर्स्ट से B अपॉन AP, सेकेंड से AP अपॉन AM और थर्ड से AM अपॉन A। ये कटेगा, ये कटेगा, मिलेगा साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू B बाई A। पावर में 1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कटेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू B बाई A पे पावर 1/3 और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ठीक है, उतार लीजिए। बाकी कल भी 6 बजे से क्लास रहेगा, कल फिजिक्स चलेगा।